हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में भी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम, जैसे बार का एग्जाम आपका आने वाला है BARC का, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही ये यूजफुल होगा। ठीक है, और उसके अलावा जो भी आपके एग्जाम आएंगे, चाहे फ्रेशर के हों चाहे एक्सपीरियंस वाले जो भी एग्जाम आते हैं, जैसे इंडियन ऑयल का हुआ, IOCL का, NFL का हुआ, ठीक है, HPCL का हुआ, ठीक है, IGCAR का हुआ, DAE का हो गया, ठीक है, इसरो का भी एग्जाम हुआ या BPCL का हुआ, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जो भी जॉब के लिए वैकेंसी आएंगे या अप्रेंटिस के लिए आएंगी, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाइल स्टार्टिंग ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इट्स डिलीवरी वाल्व शुड बी केप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का हम लोग मतलब समझ लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप को चलाते हुए इट्स डिलीवरी वाल्व शुड बी केप्ट। सेंट्रीफ्यूगल पंप को चलाते हुए उसका डिलीवरी वाल्व या डिस्चार्ज वाल्व, ठीक है, तो डिलीवरी वाल्व या डिस्चार्ज वाल्व क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका पंप का फिगर है। ठीक है, तो ये जहां से भी पानी को खींचना है या कहीं भेजना है, ये सक्शन लाइन है। ठीक है, ये पंप के सक्शन में जा रहा है। और ये क्या है, ये डिस्चार्ज लाइन है। ये जो लाइन दिख रही है ना, ये पाइप, ये डिस्चार्ज लाइन है। और ये आपका पंप है, और ये पीछे छोटा सा दिख रहा है आपको, ये मोटर है। ठीक है, और ये फाउंडेशन वगैरह है। तो और ये जो वाल्व दिख रहा है आपको यहाँ पे, यही क्या है, डिलीवरी वाल्व है। डिलीवरी वाल्व या इसको डिस्चार्ज वाल्व भी बोलते हैं। अब यहाँ पे पानी कहीं इसको भेज रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई लाइन होगी, ठीक है, वहां पे इसमें पानी हम लोग भेज रहे होंगे। ठीक है, आप समझ गए डिलीवरी वाल्व क्या है। तो ये पूछ रहा है कि अगर हम इस पंप को चलाते हैं तो चलाते टाइम पे इस वाल्व को क्या करना चाहिए, खुला रखना चाहिए या फिर बंद रखना चाहिए, बंद करके चलाना चाहिए, या बंद या खुला करके चलाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीसरा पॉइंट यही कह रहा है कि आइदर ओपन और क्लोज्ड इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। चाहे उसको खुला रखें चाहे बंद रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर डी कह रहा है कि आइदर ओपन और क्लोज्ड, चाहे खुला रखें चाहे ओपन करें, ये क्या है, डिपेंड ऑन द फ्लूइड विस्कोसिटी। फ्लूइड की विस्कोसिटी कितनी है, मतलब जो फ्लूइड हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस फ्लूइड का हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं, जिस फ्लूइड को हम कहीं दूसरे पाइपलाइन में भेज रहे हैं दूसरे स्थान पे, उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है कि हम जो डिलीवरी वाल्व है इसको हम लोग क्लोज रखेंगे या ओपन रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग बात याद रखिए कि जो फ्लूइड की विस्कोसिटी है उसके डिस्चार्ज वाल्व के खोलने या बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये विस्कोसिटी वाला पॉइंट तो आपका गलत है कि ये फ्लूइड की विस्कोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है कि चाहे खुला रखें चाहे बंद रखें, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, तो ये भी सरासर गलत है, अंतर बहुत आता है। ठीक है, अब क्या अंतर है हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा है बी है, क्लोज्ड करते हैं। ठीक है, क्लोज्ड करके चलाते हैं, तो ये आंसर आपका सही है। ओपन करके चलाते हैं, ये आंसर आपका गलत है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि क्लोज करके ही क्यों चलाते हैं, ये चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जब भी आप बताएंगे कि मुझे पंप के बारे में जानकारी है, ठीक है, या फ्लूइड मैकेनिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो पंप से क्वेश्चन उठेंगे तो ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के डिस्चार्ज वाल्व को हम लोग बंद करके क्यों चलाते हैं। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लीज आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन है, 3-4 रीजन है, तो हम लोग इसमें कुछ रीजन डिस्कस कर लेते हैं। पहला ये है कि जब ये बंद अवस्था से सर इसको हम स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे इसको चलाने के लिए, मोटर को या फिर पंप को चलाने के लिए हाई टार्क की आवश्यकता होती है। हाई टार्क मतलब कि हाई करंट की। ठीक है, टार्क मतलब कि किसी चीज को घुमाना। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल में या 12th में टार्क है। ठीक है, ठीक है, तो जितना ही ज्यादा टार्क आपको लगेगा उतना ही ज्यादा आपको करंट की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, आई मतलब करंट या, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि सपोज करिए अगर हम इसको खोल के चला रहे हैं, ठीक है, और इस जो लाइन है, जिस लाइन में हम इसको फ्लूइड को भेज रहे हैं, लिक्विड को, उसमें पहले से ही कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हम खुला रखेंगे तो इसका जो इस लाइन में पानी जा रहा है या लिक्विड जा रहा है वो वापस इसमें ही आएगा। ठीक है,
तो बहुत चांस ये भी है कि इसमें बैक फ्लो भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एनआरवी लगी होती है, नॉन रिटर्निंग वाल्व, ठीक है, एनआरवी लगी होती है यहाँ पे, ठीक है, ये एनआरवी दिख रहा है आपको। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि एनआरवी खराब होती है तो पास कर सकती है वो, ठीक है, पास। आप जब इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपको ये सिचुएशन भी आपको देखना पड़ेगा कि एनआरवी पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एनआरवी हालांकि होता है बैक फ्लो रोकने के लिए, लेकिन फिर भी अगर वो पास किया तो जो इसमें पानी में इस लाइन में फ्लो जा रहा है वो बह के वापस इसमें आ सकता है, और जो मोटर इसमें है, इम्पेलर है, उसको उल्टा घुमा सकता है, ठीक है। और उल्टा पंप, इसका इम्पेलर घूमेगा तो जिसमें शेफ्ट है वो भी उल्टी घूमेगी और मोटर भी उल्टा घूमेगा, ठीक है। और अगर उल्टा चीज कोई घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और सपोज करिए जब मोटर स्टार्ट करेंगे तो जस्ट वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए कोई चीज ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे घूम रही है, इस आपका क्या कहते हैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे घूम रही है, ठीक है, बैक फ्लो होने की वजह से, ठीक है, इधर से पानी उल्टा बहने की वजह से ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अब आपको क्या करना है, मोटर आप चलाएंगे तो आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे उसको, ठीक है। तो आप सोचिए कोई उल्टी चीज को घुमाना है, घूम रही है, उसको सीधा फिर वापस आपको क्या करना है, उल्टा घुमाना है, इस डायरेक्शन में घुमाना है, तो कितने ज्यादा टार्क की आवश्यकता होगी, बहुत ज्यादा आपको टार्क की जरूरत पड़ेगी। और इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा टार्क लगेगा उतना ज्यादा हमको करंट लगेगा, ठीक है, करंट की जरूरत होगी। अब मोटर हमारा क्या होगा, उतना ज्यादा लोड लेगा, ठीक है। तो इसलिए हाई करंट की वजह से हो सकता हो कि हमारा मोटर क्या है, वो जल जाए, ठीक है, क्योंकि हाई करंट लेगा, क्योंकि उसको घुमाने के लिए बहुत ज्यादा टार्क की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो ये रीजन होता है शुरू में कि स्टार्टिंग टार्क हमारा क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज वाल्व को क्लोज करके चलाते हैं, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट और है, इसको एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप डिस्चार्ज वाल्व खोल के चलाएंगे तो आपको पता होगा पंप का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व आप पढ़े होंगे, तो जितना ही आप क्यू का मान बढ़ाते हैं उतना ही पावर का रिक्वायरमेंट भी बढ़ता है, ठीक है। तो आपका वाल्व खुला रहेगा तो क्यू का मान ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए पी का भी मान ज्यादा होगा, पी क्या, पावर, जो पंप हमारा चलने के लिए पावर ले रहा है वो पावर है, ठीक है। तो इसलिए शुरू में हमको पावर की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब इनडायरेक्टली ये टार्क वाले चीज को ही बता रहा है, ठीक है। तो हाई पावर लेगा तो इसका मतलब पंप हमारा क्या है, जो मोटर है वो हाई लोड पे चलेगा, तो पंप हमारा क्या होता है, जल सकता है, उसकी जो मोटर की बाइंडिंग है वो जल सकती है, पंप हमारा ट्रिप हो सकता है। हालांकि सारे पंप में एक सेट पॉइंट होता है एफएलसी, फुल लोड करेंट, ठीक है। एक जो भी इसका टोटल पंप का जो आपका एम्पियर होता है मैक्सिमम, उसका कुछ पार्ट ये रहता है एफएलसी, ठीक है। इस पॉइंट पे जैसे पहुंचेगा ये, ठीक है, पंप ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि पंप को ट्रिप भी नहीं होने देना है, ट्रिप होगा तो उसको स्टार्ट करने में टाइम लगेगा, जिससे हमारे प्रोसेस में डिस्टर्बेंस आएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है, आप इसमें से 2-3 पॉइंट आप इकट्ठे करके आप किसी भी इंटरव्यू को बता देंगे तो आप उसके लिए आपको वो फेल नहीं करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इरोजन एंड पिट्स फॉर्मेशन ऑन द इम्पेलर ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप मे बी ड्यू टू। तो इरोजन और पिट फॉर्मेशन क्या है ये देख लेते हैं हम लोग, फिगर में आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये पंप का क्या है, इम्पेलर है, ठीक है, सेमी क्लोज्ड इम्पेलर है। अब जिसमें देखिए क्या है, ये पंप का जो भी मटेरियल है उसको कैसे ये खा गया है। तो ये जो हुआ है ना, यहाँ पे गड्ढे गड्ढे छोटे छोटे हो गए हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पिट्स फॉर्मेशन एंड इरोजन, ठीक है। इरोड हो गया है, मटेरियल को खा गया है, ठीक है। पिट्स जो छोटे छोटे यहाँ पे कैविटी बने रहते हैं ना, पिट्स, गड्ढे बने रहते हैं, उसको पिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ये किसके कारण होता है। तो आपको मैंने पीछे बताया हुआ था, पहला ही आंसर आपका कैविटेशन के कारण होता है, लो स्पीड ऑफ इम्पेलर, इम्पेलर की अगर स्पीड लो है तो उसके कारण होता है, ये भी गलत है। इम्पेलर के स्पीड का, लो स्पीड का इस पे इरोजन और पिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स ऑपरेशन विद डिलीवरी वाल्व क्लोज्ड फॉर कंसिडरेबली टाइम आफ्टर स्टार्टिंग द पंप। ये कह रहा है कि अगर हम डिस्चार्ज वाल्व को, जो मैंने पीछे डिस्कस किया, अगर उसको हम लोग काफी देर तक बंद करके चलाते हैं तो उस वजह से ऐसा होता है। तो ये भी रीजन नहीं है, ठीक है। इस वजह से नहीं होता है कि हम पंप का वाल्व अगर बंद करके चलाते हैं काफी देर तक तो उससे आपका इसमें पिटिंग या इरोजन होगा, ठीक है। अब दूसरा है ऑफ सेंटरिंग ऑफ द पंप विथ मोटर। ऑफ सेंटरिंग मतलब ये क्या कि पंप का अलाइनमेंट सही नहीं है। जैसे आपका ये पंप है, ठीक है, मान लीजिए ये पंप है। अब पंप का एक सैफ्ट होता है जो उसका इम्पेलर को घुमाता है, ठीक है, या इम्पेलर का सैफ्ट बोल लीजिए। ये सैफ्ट जो होता है ना, कपलिंग से, ये जो मोटर होता है, यहाँ पे आपके पीछे वाले वीडियो मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये मोटर है आपका।
ठीक है। अब क्या मोटर को चलाएंगे तो इसका मोटर की शेफ्ट घूमेगी, ठीक है। अब मोटर की शेफ्ट से ही इम्पीलर का शेफ्ट कनेक्ट है, तो ये शेफ्ट मतलब पूरा चीज एक राउंड एक साथ ही सब घूमेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑफ सेंटरिंग ऑफ पंप विथ मोटर, ये कह रहा है कि जो ये वाला जो शेफ्ट है और ये वाला जो शेफ्ट है, दोनों का क्या है अलाइनमेंट क्या है, सही नहीं है। मतलब अलाइनमेंट मतलब कि एक लाइन में नहीं है, हो सकता हो कि थोड़ा तिरछा हो सेट हो गया, या जो इसकी बाइंडिंग करते हैं, ये कपलिंग करते हैं, कपलिंग सही से नहीं किया गया है, और ऑफ सेंटर हो, मतलब ऑफ सेंटर मतलब कि एक लाइन में नहीं है। एक मान लीजिए पहले का सेंटर, ये आपका ये पंप का जो शेफ्ट है वो इस तरीके से है, और कुछ थोड़ा सा ये इस तरीके से ये मोटर का शेफ्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ दिया है, थोड़ा सा टेपर्ड हो गया है, ठीक है, एक लाइन में नहीं है, तो उसके कारण होता है। तो उसके कारण ऐसा नहीं होगा, उसके कारण क्या होगा, बियरिंग वगैरह खराब हो जाएगा, लेकिन ये कोरोजन वगैरह नहीं होता, इरोजन या पिट्स फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया आपका, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या है, ए कैविटेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगता है आपको वीडियो तो, और कमेंट करके भी बताइएगा हमको। तो अब ये है बेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म ड्यूरिंग फ्लो ऑफ ए लिक्विड थ्रू ओरिफिस मीटर हैज, ठीक है। मिनिमम लिक्विड क्रॉस सेक्शन, मोर डायमीटर कंपेयर टू ओरिफिस डायमीटर, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड स्ट्रीम, नन ऑफ दिस, ठीक है। ये कह रहा है क्या कि बेना कंडक्टर जब फॉर्म होता है, बनता है ड्यूरिंग फ्लो ऑफ ए लिक्विड थ्रू ए ओरिफिस मीटर, ठीक है। ओरिफिस मीटर के थ्रू फ्लो होते हुए जो बेना कंडक्टर का फॉर्मेशन होता है हैज, उसका जो लिक्विड क्रॉस सेक्शन होता है वो मिनिमम होता है, मिनिमम लिक्विड क्रॉस सेक्शन होता है बिना कंडक्टर पर, ठीक है। मोर डायमीटर कंपेयर टू ओरिफिस डायमीटर। तो ये सारी कौन सा इसमें सही है, आपको सबसे पहले मैं आपको बिना कंडक्टर दिखा दूं और ओरिफिस प्लेट दिखा दूं आपको क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, ये क्या है, ओरिफिस है, ठीक है, जिसे किसी लाइन के बीच में हम लोग डाल देते हैं। यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया भी है कि ये दो फ्लेंज हैं, दो फ्लेंज के बीच में, ये पाइप के बीच में इसको डाला जा रहा है, ठीक है। ये नट बोल्ट के थ्रू इसको क्या करते हैं, अंदर इसको फिट कर देते हैं, ठीक है। ये गैसकेट वगैरह लगा हुआ है कि लीकेज कोई ना हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सा होल दिख रहा होगा, ठीक है। इसी होल से क्या होगा, पानी का फ्लो जाएगा, और इससे हम लोग क्या करते हैं, फ्लो रेट को मेजर कर पाते हैं, ठीक है। तो ये बाहर क्या है आपका, ये ओरिफिस प्लेट है, और ओरिफिस प्लेट पाइप में कैसे लगता है ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये आपका छोटा सा पूंछ जो है ये बाहर निकला रहता है। आप प्लांट में ऐसे घूमेंगे कहीं पे, तो आपको अगर ऐसे कहीं किसी पाइपलाइन में फ्लेंज में आपको टेल पूंछ दिखाई देता है, तो आप वहां से समझ जाइए कि वहां पे ओरिफिस प्लेट लगा हुआ है, ठीक है। और केवल ये ऐसे ही नहीं, यहाँ पे कुछ टाइपिंग भी लगी होंगी इसका प्रेशर डिफरेंस नापने के लिए, ठीक है। कुछ अलग से यहाँ से और यहाँ से ट्यूब भी निकली रहती है जो ज्वाइन करके निकालेंगे, ठीक है। और ट्यूब ज्वाइंट होके आगे कहीं जाके यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट का एक कोई इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट होगा वहाँ पे कनेक्ट होती है, ठीक है, जिसमें आपका फ्लोमीटर दिखाता है। तो पूछ रहा है कि बिना कंडक्टर के बारे में, ठीक है। तो बिना कंडक्टर क्या होता है, जब आप इससे फ्लो कराएंगे ना, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, यही ओरिफिस है आपका, यहाँ पे 2D में दिखाया हुआ है, ठीक है। और बीच में जो पतला सा होल होता है ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब पूरे पाइप से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे इसका फ्लो का सेपरेशन होगा, ठीक है, ऐसे होकर, ठीक है। अब जाता है और यहाँ पे, अब फिर यहाँ से क्या होता है, फ्लो को ये पूरा एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, जहाँ पे क्या हुआ, इसका जो फ्लो का एरिया है या लिक्विड का एरिया है मिनिमम हो जाता है, तो इसी पॉइंट को बोलते हैं क्या, बेना कॉन्टेक्टर। देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे, तो इस पॉइंट पे क्या होता है, आपका प्रेशर सबसे कम होता है और वेलोसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पूरे लाइन का है, ये वाला प्रेशर देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा प्रेशर है, यहाँ से ये इस पॉइंट का प्रेशर है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट अगर इसको हम यहाँ से मिलाएं, तो ये इस पॉइंट का प्रेशर है, मतलब इस पॉइंट पे, इस क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर कितना है, यहाँ तक प्रेशर है, ठीक है। अब जैसे से आगे बढ़ रहा है, क्या देखिए यहाँ पे जैसे से आगे बढ़ रहा है, ये फ्लो का सेपरेशन हो रहा है यहाँ से, तो ये प्रेशर भी क्या हो रहा है, डाउन आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। डाउन आते 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 जो ये पॉइंट आएगा बिना कॉन्टेक्टर वाला पॉइंट, वहां पे मिनिमम इसका प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, फ्लो फिर से अब एक्सपेंड होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एडी फॉर्मेशन वगैरह होता है, जो हमारा प्रेशर लॉस करता है, हेट लॉस करता है, एनर्जी लॉस करता है, ठीक है। अब यहाँ से फिर से क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ने लगा, प्रेशर बढ़ते बढ़ते फिर जाके यहाँ पे पी के बराबर हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। पूरा ग्राफ आप जब देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे क्या होता है, जो फ्लो का एरिया होता है या लिक्विड फ्लो का जो एरिया होता है मिनिमम होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और प्रेशर क्या होता है,
मिनिमम होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर ए सही है, मिनिमम लिक्विड क्रॉस सेक्शन, बाकी सारे गलत है। मोर डायमीटर कंपेयर टू ओरिफिस डायमीटर, कह रहा है कि ओरिफिस का जो डायमीटर है, मतलब ओरिफिस का जो यहाँ पे होल है उसका जो डायमीटर उससे ज्यादा डायमीटर इसका हो जाता है, तो ये सारा सर गलत है, उससे कम होता है, ठीक है। मिनिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड स्ट्रीम, कह रहा है कि बिना कंडक्टर पे वेलोसिटी मिनिमम होती है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम होती है, ठीक है। नॉन ऑफ दिस दिया, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। ए रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप में कंपेयर कर रहा है। कंपेयर किस मामले में कर रहा है देखते हैं। डिलीवर लिक्विड एट यूनिफॉर्म प्रेशर, कह रहा है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप की तुलना में डिलीवर लिक्विड एट यूनिफॉर्म प्रेशर। कह रहा है कि जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो एक समान प्रेशर डेवलप करता है इन कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। सारे एक बार विकल्प हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर सही आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कैन हैंडल स्लरीज मोर इफिशियंटली, कह रहा है कि जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो स्लरी, ठीक है, जैसे कीचड़ वगैरह हुआ उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल मिले हुए हैं, उस टाइप का जो फ्लूइड होता है उसको अच्छे से या मोर इफिशियंटली हैंडल करता है कौन, रेसिप्रोकेटिंग पंप इन कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। फिर तीसरा है आर नॉट सब्जेक्टेड टू एयर बाइंडिंग, कह रहा है रेसिप्रोकेटिंग पंप्स कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप आर नॉट सब्जेक्टेड टू एयर बाइंडिंग। कह रहा है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में सेंट्रीफ्यूगल पंप की तुलना में एयर बाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है। आर नॉट सब्जेक्टेड टू एयर बाइंडिंग, एयर बाइंडिंग से आप सीधा सा मतलब ये समझिए कि कोई एयर ट्रैप नहीं होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में इन कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। और एयर बाइंडिंग का मतलब किससे आपका मतलब है, कैविटेशन से मतलब है, ठीक है। एयर जब ट्रैप होता है, एयर बाइंड होता है पंप में, या पंप के जो सक्शन लाइन है और पंप का जो इंपेलर वगैरह होता है, तो वहां पे कैविटेशन होता है, ठीक है। तो आर नॉट सब्जेक्टेड टू एयर बाइंडिंग। फिर दिस डी है, कैन बी ऑपरेटेड विद डिलीवरी वाल्व क्लोज्ड, कह रहा है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप्स कैन बी ऑपरेटेड विद डिलीवरी वाल्व क्लोज्ड, कह रहा है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप को हम लोग वाल्व क्लोज करके ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा आंसर सही है, ठीक है। आपके सामने मैं एक फिगर यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे कि आपको पहला जो विकल्प है उसके लिए एक फिगर मैंने आपको बनाया हुआ है। देखिए क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। पहला क्या है, डिलीवरी लिक्विड एट यूनिफॉर्म प्रेशर। रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है ना, आप देखे होंगे, ये मान लीजिए इस तरीके से कुछ रहता है। आप फिगर में उतना अच्छे तो जल्दी में नहीं बना पाऊंगा। ये मान लीजिए सक्शन लाइन है, ये डिस्चार्ज है, और ये आपका क्या है, ये आपका पिस्टन है, ठीक है। अब पिस्टन इसमें क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा, ठीक है। तो अब सपोज करिए यहाँ पे क्या, अब इस पोजीशन में है, अब यहाँ से जब ये इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, यानी इसमें जो भी लिक्विड भरा होगा, ठीक है, इस वाले पोर्शन में उसको पुश करेगा, और पुश करके क्या है यहाँ पे डिस्चार्ज की तरफ भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इसका प्रेशर अब भेजेगा तो यहाँ पे प्रेशराइज होगा, कंप्रेस होगा, ठीक है, और यहाँ से निकलेगा तो इसमें कुछ प्रेशर आएगा। अगर यहाँ पे हम लोग कोई एक प्रेशर गेज लगा दें तो यहाँ पे इसमें कुछ रीडिंग आएगी, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे आ गया, अब फ्लो हमारा यहाँ पे होने लगा, ठीक है, तो इसमें जो भी फ्लूइड था भरा हुआ वो यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, कोई भी फ्लूइड जाने के लिए इसमें बचा नहीं है, या फिर प्रेशर नहीं है। तो अब क्या, जब फिर से अब वापस अब ये उल्टा जब रिवर्स होता है, मतलब सक्शन स्ट्रोक में, ये तो डिस्चार्ज स्ट्रोक हो गया इस डायरेक्शन में, फिर जब सक्शन स्ट्रोक में जाता है, ठीक है, यानी पानी सक करेगा, इस वाले पोर्शन में पूरा पानी भरेगा, ठीक है। तो इस जब आपका जो सक्शन वाला स्ट्रोक है ना, तो उसमें इस लाइन में क्या होगा, प्रेशर बहुत कम होगा, ठीक है। यानी जब डिस्चार्ज करेगा डिस्चार्ज स्ट्रोक में, तो इसमें प्रेशर ज्यादा आएगा, और जब सक्शन स्ट्रोक करेगा तो उसमें बीच में प्रेशर, इस पीजी में जो भी प्रेशर गेज लगा होगा उसमें आपका प्रेशर कम आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जब भी रेसिप्रोकेटिंग पंप हमारा काम कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, प्रेशर हमारा यूनिफॉर्म नहीं मिलता है, ठीक है। अगर यही सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका होता, सेंट्रीफ्यूगल पंप होने पे सक्शन लिया, यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ, ठीक है, एक बार पंप सेंट्रीफ्यूगल आपका स्टार्ट हो गया, तो जो भी यहाँ पे प्रेशर गेज है ना, उसमें एक समान प्रेशर दिखाता है, यूनिफॉर्म प्रेशर दिखाता है। तो इसलिए आपका क्या है, ए जो है आपका आंसर ये गलत है। ये डिलीवरी लिक्विड एट यूनिफॉर्म प्रेशर, ये किसके, सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में सही है, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप के
किसमें सही नहीं है, लेकिन ये पूछ किस में रहा है, रेसिप्रोकेटिंग पंप के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। कैन हैंडल स्लरीज मोर इफिशियंटली, कह रहा है कि अगर कोई स्लरी वाले लिक्विड है तो उसको ये मोर इफिशियंटली हैंडल करता है, तो ये भी गलत है। जो स्लरीज वगैरह होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो पार्ट्स होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बहुत मिनिमम होते हैं और उसको चोक वगैरह करने का कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है ना, छोटे छोटे पार्ट्स बहुत होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे एक सक्शन है, यहाँ पे सक्शन वाल्व लगा होगा, डिस्चार्ज वाल्व लगा होगा, एनआरबी टाइप का रहता है, ठीक है। तो ये सारे जो चीजें होती है ना वाल्व, अभी तो आपके बहुत सिंपलेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब जब और बड़े सेंट्रीफ्यूगल पंप देखेंगे ना तो उसमें कई सारे सक्शन और डिस्चार्ज वाल्व होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसलिए क्या होता है, अगर स्लरीज वगैरह इसमें फ्लूइड हैंडल कराएंगे तो उसको डैमेज कर सकता है, ठीक है। उतना इफिशियंट हमारा ये रेसिप्रोकेटिंग पंप चलेगा नहीं, तो ये वाला भी आपका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। अब सी है, आर नॉट सब्जेक्टेड टू एयर बाइंडिंग, यही आंसर आपका सही है कि जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है ना उसमें एयर ट्रैप होने का कोई उसमें चांस नहीं रहता है, ठीक है, या फिर होता भी है एयर ट्रैप तो उससे इसके ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इन कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्या है, अगर मान लीजिए इसमें कहीं से एयर आ भी गया, ठीक है, एयर आ भी गया तो इसमें क्या करना है, इसको प्रेस ही तो करना है, जो भी इसमें क्या है पिस्टन लगा हुआ है प्रेस करते हुए जाएगा, इस बीच में इसके पिस्टन के बीच में और इस पूरे स्पेस के बीच में जो भी फ्लूइड आएगा, ठीक है, गैस हो, हवा हो, मतलब कुछ भी हो, लिक्विड हो, तो सारे को कंप्रेस करके क्या करके वो भेज देगा यहाँ पे वो डिस्चार्ज में, ठीक है। तो ये इसमें एयर बाइंडिंग का कोई दिक्कत नहीं होता है, तो इसलिए आपका आंसर सी सही है, आर नॉट सब्जेक्टेड टू एयर बाइंडिंग, ठीक है, मतलब कि इसमें कोई एयर ट्रैप से इसमें दिक्कत नहीं होती। अब डी क्या है, कैन बी ऑपरेटेड विद डिलीवरी वाल्व क्लोज, ठीक है, इसमें क्या है डिलीवरी वाल्व क्लोज करके इसको चला सकते हैं, ये सरासर गलत है, ऐसा गलती कभी मत करिएगा आप लोग प्लांट में। रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। क्या है कि जब तक ये वाल्व हैंडल क्या है ना, ये पंप तो चलता रहेगा, जैसे क्या हुआ क्या करेगा ये, आपका सक्शन स्ट्रोक होगा, ठीक है, फिर डिस्चार्ज स्ट्रोक होगा, करता रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जब इसमें प्रेशर क्या होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तो आपका सब ये जो भी पंप वगैरह है सबको तोड़ फोड़ देगा, ठीक है। शुरू में तो कुछ टाइम तक चल जाएगा, कुछ टाइम क्या, सेकेंडों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये गलती कभी नहीं करना है, जो भी रेसिप्रोकेटिंग पंप है उनके डिस्चार्ज वाल्व हमेशा क्या करते हैं, खोल के चलाते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या करते हैं, बंद करके चलाते हैं, ठीक है, चला सकते हैं। तो ये है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो पे हम लोग चलते हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर मेजर्स द, सबसे पहले जानते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर होता क्या है, ये आपके सामने फिगर है। डिफरेंशियल मीटर क्या होता है, मैनोमीटर, ये दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस आपको ज्ञात करना बताता है, ठीक है, ज्ञात करते हैं इसके सहायता से। तो ये क्या कह रहा है कि डिफरेंशियल मैनोमीटर मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गलत है ये। सब एटॉमिक प्रेशर को भी नहीं मेजर करता है, ठीक है, ये भी गलत है। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो यही आपका आंसर सही है कि जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल मतलब अंतर, आप इसके नाम से ही जान सकते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर मतलब अंतर, मतलब दो पॉइंट के बीच का। अगर मान लीजिए कोई पाइपलाइन है ना, पाइपलाइन में जो आपका क्या लगा हुआ है, ओरफिश लगा हुआ था यहाँ बीच में, ठीक है। तो आप चाहें तो वहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, आप जब फार्मूला पुराइव किए होंगे तो वहाँ पे भी ऐसे डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा होगा, ठीक है, ऐसे करके एक इस ओरफिश से पहले और एक जो ओरफिश का जो बिना कॉन्टेक्टा होता है ना, जस्ट उस पॉइंट के नीचे लगा होता है, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर डिफरेंस ज्ञात करते हैं, तो वही है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, बाकी सब गलत है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Flow rate of high velocity flue gas discharged through a stack to atmosphere can be most conveniently measured by, कह रहा है कि अगर किसी स्टेक के थ्रू, स्टेक मतलब चिमनी, ठीक है, जैसे आपका पावर प्लांट वगैरह में होता है, ठीक है, तो या फर्नेस वगैरह में, तो जो भी उसमें फ्लू गैस होता है, फ्लो होता है, उसकी अगर हमको फ्लो रेट ज्ञात करना हो तो इनमें से किसके सहायता से हम लोग ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके से नाप सकते हैं, ठीक है। पहला है, ये पहला है पिटाट ट्यूब, उसके बाद मैनोमीटर है, उसके बाद सी है रोटामीटर, ठीक है। तो डी तो नॉन ऑफ दिस, तो ये होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद मैनोमीटर है, तो मैनोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, बहुत छोटा मोटा प्रेशर मेजर करते हैं। और एक चीज़ ये भी है
ये आपका देखिए स्टेक है, चिमनी दिया हुआ है। तो ये पूछा जो यहाँ से फ्लू गैस जाता है, ठीक है, तो इसका अगर हमको फ्लो नापना हो, कितना फ्लो यहाँ से फ्लू गैस बाहर निकल रहा है एटमॉस्फेयर में, तो उसके लिए कौन सा हम लोग यूज करेंगे और कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो मैनोमीटर तो यहाँ पे लगाएंगे नहीं आपका, ठीक है, क्योंकि मैनोमीटर जो होता है नॉर्मली क्या होता है, ग्लास का बना होता है। तो ग्लास चूंकि फ्लू गैस गर्म रहता है, यहाँ पे लगभग 160-70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, तो उतने गर्म चीज़ के लिए आप मैनोमीटर लगाएंगे नहीं, वो रीडिंग भी सही नहीं देगा, ठीक है। दूसरा है कि मैनोमीटर जो है वो फ्लो मेजरमेंट के लिए नहीं होता है, प्रेशर डिफरेंस मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है पिटाट ट्यूब, ठीक है। तो पिटाट ट्यूब का यूज करते हैं हम लोग, आपको दिखाया है यहाँ पे, देखिए पिटाट ट्यूब है यहाँ पे फिगर में। तो जैसे क्या किसी पाइप में लगाया गया है, तो ये जो माउथ है ना यहाँ पे, ये देखिए खुला हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, ओपन है। तो जो भी फ्लो होगा यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे दो इसका लेयर है, यहाँ पे ये भी कट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट है, यहाँ पे कट है, ठीक है। तो ये क्या है, साइड होल्स इसमें बने रहते हैं, ये फ्रंट वाला पॉइंट है। तो एक तो जो भी फ्लूइड होगा या फिर जो भी यहाँ पे, अगर इसमें इसको इस पूरे सेटअप को अगर हम इस लाइन में लगा देंगे, तो जो भी इसमें से फ्लू गैस जाएगा तो इसमें घुसेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर वाला आपका पॉइंट यहाँ पे है एक, और जो ये स्टेगनेंट वाला जो पॉइंट है ना, ये जो होल्स किए हुए हैं, ये स्टेगनेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा और यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो इन प्रेशर डिफरेंस को, अब लो वाले को हम क्या करें, दूसरे साइड से यहाँ पे लाके मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो इन डेल्टा पी के कारण, प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या करते हैं हम लोग, फ्लो रेट मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये स्टील वगैरह का, मेटल का बना के हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कन्वीनियंट यही होगा कि हम यहाँ पे पिटाट ट्यूब का यूज करें। रोटामीटर क्या है, रोटामीटर का आपको कंस्ट्रक्शन आपको देखा ही होंगे, आप देखिएगा, आप उसको देखते ही बता देंगे कि उसको हम यहाँ पे गर्म चीज़ में कैसे डालेंगे यहाँ पे। और जो फर्नेस है इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसके लिए आप कितना बड़ा रोटामीटर बनाएंगे वो तो आप फिगर देखते ही आपको जान मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, पिटाट ट्यूब सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which of the following can be used to create a flow of gas where no significant compression is required? कह रहा है कि अगर हमको कंप्रेशन की आवश्यकता नहीं है, केवल हमको फ्लो कराना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट ए फ्लो ऑफ गैस, केवल गैस का फ्लो कराना है, वेयर नो सिग्निफिकेंट कंप्रेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब कि ज़्यादा हमको प्रेशर से मतलब नहीं है, ज़्यादा हमको पी से मतलब नहीं है, डेल्टा पी नहीं है, पी है, मतलब ज़्यादा हमको प्रेशर नहीं चाहिए, क्या है, बस हमारा जो भी गैस है वो फ्लो होना चाहिए। तो इन तीन में से हम क्या यूज करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करेंगे कि ब्लोअर यूज करेंगे, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर यूज करेंगे और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर करेंगे, ठीक है। तो हम तो एक ट्रिक यही करेंगे, जिसमें कंप्रेसर दिया हुआ है मतलब वो प्रेशर को बढ़ाएगा, ठीक है, तो वो सारे गलत हैं। बचा क्या, ब्लोअर, तो ब्लोअर हमारा सही है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या है, ये भी हमारा प्रेशर बढ़ाएगा हाई प्रेशर के लिए। ब्लोअर से ज़्यादा, ये जो भी सारी चीज़ें हैं ना, सारे ब्लोअर से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे इनके बारे में तो आपको मालूम चलेगा। ये सारी चीज़ें जो क्या हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ये ब्लोअर से ज़्यादा क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हमको ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, फ्लो चाहिए, तो फ्लो हम केवल जो हमारा अगर मकसद केवल फ्लो कराना है तो हम ब्लोअर का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए ब्लोअर है यही, ठीक है, आपके इंडस्ट्री में ऐसे लगा रहता है, ठीक है। ये सक्शन लाइन है, ये सक्शन है पूरा, ये सक्शन है, ये वाला क्या है आपका ब्लोअर है। और ये मेश लगा रहता है, जाली रहता है कि यहाँ पे कुछ अपना कोई पंछी उंछी इसमें सक्शन इसमें ना हो, इसमें कोई घुस ना जाए, ठीक है। तो फॉरेन मटेरियल से बनाने के लिए यहाँ पे क्या है, एक सक्शन फिल्टर है। ये एटमॉस्फेयर में आधी तूफान में यहाँ पे धूल कण वगैरह जाते हैं तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए बना रहता है। और ये क्या, डिस्चार्ज लाइन, नीचे आपको मोटी सी लाइन दिख रही होगी, ये डिस्चार्ज लाइन है, जहाँ पे भी आपको ये हवा या कोई गैस भेजनी हो तो भेजते हैं। ये आपको पीएस भी दिख रहा होगा, ठीक है, कि जो भी इसमें अगर हाई प्रेशर होता है अगर बैक प्रेशर के कारण, तो क्या करेगा ये पीएसबी, क्या करेगा, पॉप कर देगा, खुल जाएगा, जिससे कि हमारा प्रेशर जो रिलीज हो जाएगा और हमारा जो इक्विपमेंट है वो फटेगा नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Which of the following factors does not contribute to the pressure drop in a pipeline? कह रहा है कि प्रेशर ड्रॉप में कौन सा पैरामीटर हमारा जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है। मतलब कह रहा है कि वेलोसिटी का सीधे सा मतलब है कि इन जो भी दिया हुआ इनमें किसका प्रेशर ड्रॉप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या प्रेशर ड्रॉप से कोई लेना देना नहीं है। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड का कह रहा है कि प्रेशर ड्रॉप से कोई लेना देना है कि नहीं है। साइज ऑफ पाइप पे डिपेंड करता है प्रेशर जो ड्रॉप है, यानी डेल्टा पी, मतलब अगर ये पाइप लाइन है, ठीक है,
और ये दो आप क्रॉस सेक्शन मान लें 1 और 2। तो अगर इन दोनों के बीच में कोई यहाँ पे मान लीजिए P1 प्रेशर है, यहाँ पे P2 प्रेशर है, ठीक है, तो P1 माइनस P2 यानी डेल्टा P, कुछ प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। तो ये जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है ये पूछ रहा है कि वो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। साइज ऑफ पाइप, मतलब जो भी ये इस इनके बीच का जो लेंथ है मान लीजिए L है, ठीक है, तो इस पे L पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। या डायमीटर मान लीजिए, पाइप आप साइज ऑफ पाइप का मतलब डायमीटर, माफ कीजिएगा ये लेंथ नहीं होगा, वो लेंथ ऑफ पाइप अलग से दिया है। लेंथ ऑफ पाइप एंड नंबर ऑफ बेंड्स, ठीक है, लेंथ ऑफ पाइप L हो गया, और नंबर ऑफ बेंड्स मतलब कि अगर पाइप ये आपका ऐसे मुड़ के जा रही है, कई बार ऐसे मुड़ी हुई है, तो ये डिपेंड कर, ये नंबर ऑफ जो बेंड्स दे रही है इस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो आप अगर कॉमन सेंस भी लगाएंगे ना, तो पाइप का लेंथ जितना ज़्यादा होगा और नंबर ऑफ बेंड्स मतलब पाइप में जितना ज़्यादा घुमाव होगा उतना ही प्रेशर ड्रॉप होगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप कॉमन सेंस से भी आप इसको गलत कर सकते, इसमें सही ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमको छांटना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रेशर ड्रॉप, हमको कह रहा है कि कौन सा फैक्टर प्रेशर ड्रॉप में कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पाइप, मतलब पाइप का लेंथ जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, पाइप जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ बेंड्स क्या है, कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि जितना ही नंबर ऑफ बेंड्स होगा उतना हमारा प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप होगा, ठीक है। तो ये तो कंट्रीब्यूट करता है। अब साइज ऑफ पाइप मतलब डायमीटर, वेलोसिटी मतलब v, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है आपका प्रेशर ड्रॉप का, डेल्टा P बराबर आप पढ़े होंगे 32 म्यू VL अपान डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या प्रेशर ड्रॉप का फार्मूला है, इसको आप हाइगेन पाउजोली इक्वेशन भी बोलते हैं, आपको किताब में लिखा मिल जाएगा। तो आप इससे भी आप देख सकते हैं कि जो डेल्टा P का मान है वो जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और ये जो डेल्टा P है जिस पॉइंट के बीच है उसके लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और ये डायमीटर पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यानी सारे पॉइंट पे जिसमें दिया हुआ वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, साइज ऑफ पाइप पे भी डिपेंड करता है, लेंथ एंड नंबर्स ऑफ बेंड पे भी डिपेंड करता है। तो इसका आंसर होगा आपका नॉन ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट पूछा है, ध्यान देना है, डज नॉट पूछा है, ठीक है, डज नॉट कंट्रीब्यूट, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगला हम लोग देखते हैं, फॉर पाइप्स दैट मस्ट बी ब्रोकन एट इंटरवल्स फॉर मेंटेनेंस द कनेक्टर यूज्ड शुड बी एन, कह रहा है कि कोई पाइप है वो कुछ इंटरवल्स पे टूटा हुआ है, ठीक है, मतलब टूटा हुआ पाइप है, कोई पाइप था उसमें कुछ काम कर रहे थे, वो पाइप टूट गया है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ऐसे तो मान लीजिए दो पाइप हो गए, टूटा हुआ पाइप ऐसे है, ठीक है। तो अब कह रहा है इनको जोड़ना है तो किस चीज का यूज करेंगे, यूनियन का ये करेंगे कि टी का यूज करेंगे, रिड्यूसर का करेंगे कि एल्बो का करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें होती क्या है, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये क्या है, यूनियन है, ये क्या है, टी है, टी शेप में है इसलिए इसको टी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, रिड्यूसर है, देखिए यहाँ पे क्या है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, छोटा हो गया है, तो ये क्या है, रिड्यूसर हो गया। और क्या है, ये एल्बो है, ठीक है, ये एल्बो अगर पाइप, तो ये क्या होता है, आप देखिए इस चीज़ का यूज़ कहाँ पे करते हैं, एल्बो जब हमको लाइन को, किसी पाइप को, किसी ट्यूब को बेंड करना हो, घुमाना हो, दूसरे डायरेक्शन में उसका दिशा चेंज करना हो, तो वहाँ पे यूज करते हैं किसका, एल्बो का, ठीक है। टी का क्या है, टी में आपको दो तीन लाइनें, अगर तीन लाइनें आपस में ज्वाइन करनी है ऐसे करके, एक लाइन यहाँ से ज्वाइन कर लिया, एक लाइन यहाँ ज्वाइन कर लिया, यहाँ से ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ पे टी का यूज करते हैं, ठीक है। अब बचा क्या, रिड्यूसर, रिड्यूसर क्या है, जहाँ पाइप का साइज आपको कम करना, मान लीजिए शुरू में आपका पाइप मोटा था, अब आगे जाके किसी कारणवश से उसको पाइप का हमको पतला पाइप आगे करना है, तो वहाँ पे रिड्यूसर का हम क्या करेंगे, बेल्डिंग ऐसे कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे पाइप आके जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, बेल्डिंग करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे नई वाली पाइप को बेल्डिंग कर दिए, तो ये वाला जो पार्ट क्या हो गया, ये रिड्यूसर का हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे यूज करते हैं। अब यूनियन क्या है, आप देखते ही आपको देखेंगे घर में भी यूज होता है, जो प्लम्बर वगैरह काम करते हैं इस यूनियन का यूज करते हैं, तो पाइप को जोड़ने के लिए, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो आप आंसर लगाएंगे यूनियन ए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इफ मोर देन 2 ब्रांचेज ऑफ पाइप आर टू बी कनेक्टेड, कह रहा है कि अगर दो ब्रांचेज हैं, ठीक है, उनको कनेक्ट करना है एक ही पॉइंट पे, तो क्या यूज करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे बनाया, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टी का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे टी है, अगर दो ब्रांच को क्या, इफ मोर देन 2 ब्रांचेज, ठीक है, मोर देन 2 ब्रांचेज मतलब कि एक दो तीन, तीन पॉइंट हो गया, तो मोर देन 2 ब्रांचेज
अब पाइप्स आर टू बी कनेक्टेड एट सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे कनेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, टी का यूज करेंगे। एल्बो का क्या करना है, एल्बो तो क्या करना है, वो मोड़ने का काम में आता है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज करने के काम में आता है, ठीक है। यूनियन आपको बता ही दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।